तो पिछले क्लास में आप लोग बच्चों क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी के बारे में। कौन कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी यानी जिसको पीला मिट्टी भी कहा जाता है, फिर लेटेराइट मृदा था, उसके बाद था क्या? पर्वतीय मृदा, उसके बाद था आपका क्या? मरुस्थलीय। हाँ, तो इन सभी चीजों के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, वो है आपका क्या? भू उपयोग। भू मतलब भूमि, और उपयोग तो समझते हैं, यानी कि इस भूमि जो हमारे जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग धरती माता कहते हैं धरती माता, उन धरती माता का उपयोग हम कहां कहां अपने जीवन में करते हैं, उसी के बारे में आज आप लोगों को क्या करना है? विस्तृत से पढ़ना है। तो समझिएगा, कहता कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्यों द्वारा प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? भू उपयोग कहलाता है। कहता है कि मनुष्य ही इस पृथ्वी का क्या करता है? उपयोग करता है। अब ये ऐसा नहीं कह सकते केवल मनुष्य ही करता है, मतलब कहने का मतलब क्या कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वह सभी का सभी क्या करता है? चाहे जीव जंतु हो, चाहे वो पादप हो, यानी पादप का मतलब क्या? पेड़ पौधा, वह सभी का सभी जो है ना इस पृथ्वी का उपयोग करता है। एक पहला आवास के लिए, यानी रहने के लिए जगह चाहिए, नहीं मिलता है। हम लोग आज जो है तो इसी पृथ्वी पर ना घर बना करके रहते हैं। आज यार मान के चलिए गाय भैंस को यदि हम रखते हैं, पशु ये क्या है? इसको हम पाल सकते हैं क्या? शेर को भी पालते हैं। पशु भी दो प्रकार का होता है ना, एक क्या होता है जो घर में हम जिसको क्या कर सकते हैं? पाल सकते हैं, और एक होता है क्या? जिसको हम घर में पाल नहीं सकते हैं। यानी पशुपालन में एक बिना मतलब क्या? जो पशुपालन में हम जिसका उपयोग नहीं करते हैं, तो जैसे शेर हो गया। हाँ, हाथी को भी बच्चों पाला जाता है, ऐसा बात नहीं कहिए। हाथी को, ऊंट को पाला जाता है, ठीक है ना। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जो सवारी करते थे, बहुत सारा सीरियल में आप लोग देखे होंगे, हाँ, बहुत सारा रामायण महाभारत वगैरह में, तो क्या किससे सफर करते थे? हाथी से, घोड़ा से, ऊंट से, यही उनका सवारी था पहले। क्योंकि पहले तो ये जो आज की जो आधुनिक युग की जो जननी है लोहा, लोहा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। क्योंकि जितना भी बड़ा से बड़ा मशीन है, या जितना भी ज्यादा से बड़ा क्या है वाहन है, वो सभी का सभी क्या है? लोहा से निर्मित है। इसलिए इनको लोहा को क्या कहा जाता है? आधुनिक, हाँ, आधुनिक सभ्यता की क्या जननी कहा जाता है। यानी वर्तमान समय में लोहा के बिना कोई काम आप कर नहीं सकते। इतना बात समझ लीजिए। तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे रहते हैं, उन्हीं को सभी को संरक्षण भी प्रदान कौन करता है? यही धरती हमारी मां करती है। इसी से हम फसल भी उपजाते हैं। इसी धरती के गर्भ में जो भी खाने मिलते हैं, खाने का मतलब क्या? मिनरल्स, चाहे वो लोहा का खान हो, चाहे अवरक का खान हो, चाहे सोना का खान हो, चाहे कोयला का खान हो, कोई भी, ये सभी इसी पृथ्वी के गर्भ से हमें क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो उसी के संबंध में आपको ये कह रहा है कि भू उपयोग। भू उपयोग का मतलब क्या है? कि आपको जिस प्रकार से उपयोग करना रहता है, मनुष्य उस प्रकार का क्या करता है? उसका रूपांतरण करके कर लेता है, नहीं करता है। कहीं पर आपको खेत बनाना है तो खेत बना लेते हैं, कहीं पर बागवानी लगाना है तो बागवानी कर लेते, नहीं कर लेते हैं, है कि नहीं है। आपको कहीं पर भट्ठा खोलना है तो भट्ठा खोल लेते हैं। जहां पर ईंट का क्या होता है? उद्योग होता है ना, ईंट बनाया जाता है ना, मिट्टी तो वही है। जहां पर घर बनाना है घर बना लेते हैं, जहां होटल बनाना होटल बना, मतलब क्या? आप उसका जैसा मन होता आप वैसा उपयोग कर सकते हैं। कहता यह भूमि पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को सूचित करते हुए वन मतलब जंगल, भूमि पृथ्वी, कृषि भूमि, परती भूमि, चरागाह भूमि आदि वर्गों में इसको क्या किया गया है? बांटा गया। क्या किसके कारण? आर्थिक क्रिया। आर्थिक का तो मतलब समझते हैं, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। जितने भी इस धरती पर जो मनुष्य जिंदा है
वो हर तरफ से चाहता कि इधर से हमको 2 रुपया का क्या हो, बेनिफिट हो। हर चाहता कि हम अपने आप को क्या हो, डेवलप हो, बढ़े, समाज में हमारी क्या हो, उन्नति हो। तो वो आर्थिक क्रियाकलाप में लगा हुआ रहता है। तो कोई किसान, जो किसान है वो खेती करके पैसा कमाता है, जो व्यापार है, जो किसान के द्वारा उपजाया गया वस्तु है उसी को बेच करके, कोई कोयला का खदान में लगा हुआ है कि नहीं है। कोई सरकारी टीचर है तो सरकार के टीचर, जो सरकारी टीचर है या कोई भी टीचर मान के सरकारी कर्मचारी है तो उसको भी पैसा सरकार जो देती है, तो वो कौन सा पैसा देती है, तो आम पब्लिक के द्वारा जो सामान जो खरीदा जाता है उस पर जो टैक्स मिलता है उसी टैक्स से उसको भी क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो कहता कि अब वही कहता कि इन वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है, किसको, भूमि को। अब कहता कि भूमि का बदलता स्वरूप, यानी क्या, वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, यानी जैसे क्या, इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, इस पर कृषि होगा। जहां पर घर बन गया वहां पर कृषि होगी, जहां पर सड़क बन गया वहां पर कृषि होगी। लेकिन आर्थिक रुपया तो यहां से भी आ रहा है ना, घर बना रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स ले रही है ना, कि नहीं ले रही है। सड़क पर चल रहे हैं तो आपसे टैक्स ले रही है कि नहीं ले रही है। उद्योग आप कहीं पर लगा रहे हैं तो वहां से भी सरकार को क्या हो रहा है, टैक्स जा रहा है कि नहीं। तो ये सब जितने भी बनते हैं, कहां पर बनते हैं बच्चों, भूमि पर ही। सारा का सारा कहां बनता है, भूमि पर ही। फिर कहता अस्थायी चारागाह एवं क्या, गोचर भूमि। फिर है बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। और फिर क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्षों से न हुआ हो। तो चलिए समझते हैं हम लोग। फिर है वर्तमान प्रति भूमि। फिर है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह प्रति भूमि जहां 5 वर्षों से अधिक, 5 वर्षों से खेती न हुई है। और फिर है लास्ट में क्या, शुद्ध बोई गई भूमि, यानी जिस पर अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, फसल उपजाया जा रहा है। तो ये है भूमि का क्या, बदलता स्वरूप। अब देखिए पहला क्या था आपका, वन विस्तार, है ना। कहा था कि वैसा क्षेत्र जहां वनों का फैलाव हो वन विस्तार क्षेत्र कहलाता है। जैसे मध्य प्रदेश, हमारे भारत देश में पहला स्थान है, सबसे ज्यादा जंगल कहां पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बच्चों कहां पर, मध्य प्रदेश में। फिर है उड़ीसा है, कर्नाटक है, यानी इन क्षेत्रों में भी क्या है, वन का फैलाव है। हमारा बिहार में तो कहीं है ही नहीं। बिहार तो सबसे ज्यादा वन के मामला में जो है ना बच्चों, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हाँ, क्या है, दयनीय स्थिति। इसका रीजन भी है, इसका भौगोलिक रीजन भी है, क्योंकि पीछे ही आप लोग को पढ़ाए हैं कि हमारा जो बिहार है ना, वो जलोढ़ मृदा से क्या है, बना हुआ है। यानी हमारे बिहार में जलोढ़ मृदा की संख्या क्या है, अधिक है। और जिस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा रहती है बच्चों, उस क्षेत्र में क्या होता है, कौन सा भूमि ज्यादा आपको दिखाई देगा, शुद्ध बोई गई भूमि। कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जो बाढ़ से क्या रहते हैं, सालों भर ग्रसित रहते हैं, नहीं रहते हैं बाढ़ से। उस क्षेत्र में तो आप वन लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वन आएगा, बाढ़ आएगा, उस वन को क्या करेगा, काटते हुए, यानी मिट्टी को काटते हुए, मिट्टी जब कट जाएगी तो वन तो गिरेगा ही गिरेगा ना, बहते हुए वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्योंकि उत्तरी भारत का जो मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह जलोढ़ मृदा से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि ये बड़े बड़े पहाड़ों के अपक्षय से बना हुआ है। पढ़े हैं पीछे क्लास में पढ़े हैं ना। चलिए फिर है बंजर भूमि। कहता यह भूमि वह भाग है जो कृषि के अयोग्य है। पत्थर पर जाइएगा उगाने के लिए, वही जैसे में लिखा क्या, पहाड़ क्षेत्र, ये बंजर है, ये इस पर कभी भी फसल उपजाया नहीं जा सकता। फिर है गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि। नामे है गैर कृषि, यानी कृषि कार्य को छोड़ करके, गैर का मतलब क्या, छोड़ करके, यानी वैसा भूमि जिसमें कृषि कार्य नहीं होता। कहता है कि इसमें भूमि का वह भाग आता है जिसका प्रयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कारखाना जहां बनेगा वहां क्या कृषि जाएगा उपजाने, खेती करने के लिए जाएगा। सड़क
खेती करेगा सड़क पर, रेल मार्ग, नहर, नगरों, यानी नगर मतलब बड़ा बड़ा शहर बना है वहां के जाए खेती करने के लिए, रेल मार्ग पर जाएगा खेती करने के लिए, आदि के विकास में। यानी ये जो है ना, ये हमारे देश को विकास यानी आर्थिक रूप से विकास, जितना रेल मार्ग रहेगा उतना लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, जितना नगर रहेगा उतना नया नया नगर का मतलब क्या, आधुनिक सुविधा वहां क्या होती है, अधिक होती है। नगर का मतलब क्या, अभी जैसे हम निर्मली एक छोटा सा शहर है, इतना सुविधा उपलब्ध है, दरभंगा जाएंगे इससे और अधिक सुविधा उपलब्ध होगी, पटना जाएंगे इससे और अधिक सुविधा उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। तो जैसे जैसे आप नगर की ओर बढ़ते जाते हैं आपको वैसे वैसे क्या होता है, सुविधा भी बढ़ते, तो सुविधा तो मिल रही है, तो क्या उस सुविधा के लिए उस जमीन पर क्या करने लगे, खेती करने लगे है। इसलिए कहा गया इसको क्या, गैर कृषि कार्य, यानी कृषि कार्य को छोड़ करके अन्य कार्यों में क्या किया जाता है, भूमि का उपयोग किया जाता है। तो अन्य कार्यों में देखिए जैसे कारखाना बनाना है, सड़क बनाना है, नगर बसाना है, रेल मार्ग बिछाना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है अस्थाई चारागाह, बच्चों क्या है आपका, अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि। चारागाह तो समझते ना, गाय भैंस मवेशी को क्या करने के लिए, चराने के लिए। कहता कि वैसा भूमि जिस पर घरेलू पशुओं का झुंड स्वतंत्र रूप से चर सके उसे क्या कहते हैं, अस्थाई चारागाह या गोचर भूमि। लेकिन हम लोग के गांव घर में क्या होता है, जैसे ही गाय खुलता है, हाँ गाय भैंस रहता क्या बंधा हुआ, वो भी स्वतंत्र होकर के क्या करना चाहता है, घूमना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य उसको बांध करके रखते हैं। और जैसे ही गाय माता खुलती है बस आपको दिखाने लगता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है कि नहीं है। अब उसके पीछे पीछे आप क्या कीजिए, भागते रहिए जब तक वो पकड़ में नहीं आता है। और उस समय यदि भागते भागते यदि किसी के खेत में चला गया तो वहां तो दो वो अच्छा आशीर्वाद तो सुनने को मिल ही जाता है कि नहीं है। अब आशीर्वाद तो समझते होंगे ना, हाँ। और जो बकरी पालता है उसको तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद ज्यादा सुनती है वो, हाँ, उसके बकरी के मालिक सब। मतलब क्या है कि हमारे घर के अगल बगल में वैसा अस्थाई भूमि नहीं है जहां पर क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर करके क्या करे, मवेशी क्या हो, चर सके। तो दूसरे के खेतों में आप किसी के अनाज को जाइएगा नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो तो दो बात आपको क्या करेगा, सुनाएगा ही ना। तो वो क्षेत्र हम लोग के इलाका में अभी ऐसा है, इसलिए मवेशी को क्या किया जाता है, बांध करके रखा जाता है। लेकिन भैंस को क्या है ना आदत कि कम से कम भैंस को 2 टाइम में से एक टाइम, कम से कम एक टाइम उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा भी खोल करके टहलाना पड़ता है। उसको बांध करके, भैंस एक ऐसा है तुम उसको चाह करके भी चाहेगी ना कि बांध करके ही हम खिलाएं, तो वो उससे संभव थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, उसको टहलाना ही पड़ता है। लेकिन गाय जो होती है वो बंधुआ है, बांध करके उसको आप खिला सकते हैं। तो समझ गए अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि कि वैसा भूमि जो पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो, जहां पर गाय मवेशी, कोई भी मवेशी जाकर के झुंड क्या हो सके, जाके आसानी से क्या होता है, चल सके, यानी उसको कोई रुकावट नहीं दे। तो वैसे भूमि को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अस्थाई चारागाह या गोचर भूमि। आगे है आपका बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। संलग्न का मतलब क्या, उसके साथ जुड़ा हुआ। संलग्न का मतलब क्या, उसके साथ जुड़ा हुआ। तो कहता कि वैसा भूमि जिस पर फलों का बाग बगीचे एवं उपवन, उपवन का मतलब क्या, फूलों का बाग लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। तो जैसे हम लोग के क्षेत्र में भी होता है, जैसे हमारे मुजफ्फरपुर का सबसे ज्यादा फेमस है ना क्या, लीची। तो देखिए वहां पर लीची का केवल क्या खाली बागान आपको मिलेगा। हम लोग के क्षेत्र में भी आम का बागान मिलता है ना, कहीं जाइएगा तो अमरूद का बागान मिलेगा। तो बागान जो है, बागान उसको इसलिए कहते हैं कि वहां पर क्या होता है, कोई पूछेगा कि बागान किसे कहते हैं, तो बताइए तो, कोई पूछ दे आपसे कि ठीक है बच्चों आप बाग बगीचे बागान कहते हैं, मतलब क्या, इसका मतलब ये है, तो फिर बोलेगा जंगल और बागान में क्या अंतर है। तो जंगल में विभिन्न प्रजातियां के पेड़ पौधे उगे होते हैं, और बाग बगीचे बागान में क्या होता है बच्चों,
एक ही प्रजाति के क्या होते हैं, पौधे लगे होते हैं, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, बागान कहते हैं। आम का बागान कहते हैं ना, आम का बागान मतलब क्या कि वहां पर केवल आपको क्या लगा रहेगा, आम का ही पेड़ पौधा लगा हुआ रहेगा। कहीं लीची का बागान है तो लीची का ही पेड़ खाली आपको दिखाई देगा, कटहल का बागान है तो खाली कटहल है, अमरूद का बागान है तो केवल अमरूद है। क्लियर है, तो दिक्कत है। तो वो सब भी जगह तो छेकता है ना इसी भूमि का ना, कि नहीं छेकता है। तो वही चीज यहां पर कहता है कि वैसा भूमि जिस पर फलों का बाग बगीचे एवं उपवन यानी क्या फूलों का बाग, कहीं पर गेंदा का फूल देखते हैं ना, मिलता है कि नहीं मिलता है बाजार में, तो आखिर कहीं ना कहीं उसको क्या किया जाता है, उपजाया जाता होगा ना। एक जगह तो उपजाने से तो नहीं हो जाएगा, उसका पूरा क्या होगा, उस क्षेत्र में जब आप जाइएगा पटना रेल मार्ग से तो आपको दिख जाएगा इस प्रकार से उस क्षेत्र में केवल क्या मोकामा साइड में बहुत ही अधिक मात्रा में क्या गेंदा फूल को क्या किया जाता है, उगाया जाता है बहुत सारा। जैसे हम लोग धान का खेती करते हैं ना बच्चों, उस तरह से उधर गेंदा फूल का खेती किया जाता है। तब सालों भर हम लोग जब चाहते जितना गेंदा फूल चाहते मिलता है कि नहीं मिलता है। कोई ऐसा मौसम है जिसमें गेंदा फूल आपको नहीं मिले, सब मौसम में मिलता है ना। तो सब मौसम में मिलने का मतलब क्या बच्चों, कहीं ना कहीं उसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। फिर है आपका क्या कृषि योग्य बंजर भूमि, कहता वैसा भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों से कृषि नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। और ये किसान छोड़ भी देता, क्योंकि जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है यानी उपजाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं 2-4 साल के लिए खेती को क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जिससे फिर से क्या हो मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो सके, प्राप्ति हो सके। क्योंकि छोड़ता है तो उस पर क्या उगता है, घास। अब वर्षा होता तो वो घास क्या होता है, सड़ता है, और सड़ करके क्या बनाता है, हाँ ह्यूमस बनाने यानी कि छोटा छोटा कीड़ा की मात्रा को क्या करता है मिट्टी में बढ़ाने का काम करता है। और वो कीड़ा क्या करता है, ह्यूमस बनाने में काफी क्या होता है, मददगार होता है। ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश करने में क्या होता है, मददगार होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मददगार होता है। तो इस सब के लिए भी क्या कहता है कि कृषि योग्य है, यानी उस पर खेती की जा सकती है, लेकिन अभी क्या वो बंजर है, यानी उस पर अभी खेती नहीं की जाती है। फिर है वर्तमान प्रतिभूमि, कहता यह भूमि वह भाग है, कहता यह भूमि का वह भाग है जिस पर पहले से खेती की जाती थी, परंतु अब इस भूमि पर खेती नहीं की जाती। ऐसी भूमि पर लगातार खेती करने से भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और यह भूमि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहती है। इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए क्या खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि में फिर से उर्वरा शक्ति का क्या हो सके, विकास हो सके और खेती के लिए उपयुक्त हो सके। यानी क्या ये और ये थोड़ा सा क्या मिलता जुलता है ना, मिलता जुलता। फिर है आगे अतिरिक्त परती भूमि, तथा भूमि का वह भाग जहां पहले कभी भी खेती नहीं की गई हो उसे अतिरिक्त परती भूमि कहते हैं। जैसे खेल का ग्राउंड, पार्क, मंदिर स्थल, वहां पर जाकर खेती करने के लिए परती जाते हैं ना हम लोग है ना, सजना गांव में परती है ना, जहां पर क्या होता है मेला प्रतिवर्ष लगता है। अभी तो आने वाला है मेला का समय, लगेगा जुड़ शीतल में। हाँ जुड़ शीतल समझती है ना, इस पर सिर पर क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है, सतुआइन, उसको क्या कहा जाता है, सतुआइन। मतलब क्या कि उसमें गेहूं जब देखो हर फसल जो है ना, हर फसल में कोई ना कोई एक नया पर्व होता है। जैसे हम लोग को अभी धान कटा, तो धान का समय में देखो ना लाए मुरही का है ना, क्योंकि चावल अभी धान उपजता है, तो चावल इसी धान से ना क्या बनता है, चूड़ा भी बनता है और मुरही भी एक हो गया ना पर्व। और फिर जब गेहूं होगा तो गेहूं के समय में क्या होता है, सतुआइन होता है। मतलब क्या कि गेहूं में जो उसको क्या कहते हैं, जौ जो होता है, जौ को तोड़ करके निकाल करके उसको पीस करके उसको क्या किया जाता है, चढ़ाया। तो हर फसल के बाद एक कोई ना कोई एगो क्या होता है, पर्व होता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, अभी जो हुआ
उसको क्या कहते हैं हम लोग? मकर संक्रांति कहते हैं ना, कहीं इसी को पोंगल कहा जाता है। तो सब क्षेत्र में क्या है, अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, बोला जाता है। फिर है लास्ट है शुद्ध बोई गई भूमि, यानी जिसमें वर्तमान समय में अभी फसल हो रहा है। कहता कि भूमि का वह हिस्सा जिस पर फसलें उगाई वह काटी जाती है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र अथवा निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। समझिए, कहता कि शुद्ध बोई गई भूमि का मतलब क्या है कि भूमि का वह क्षेत्र जहां पर वर्तमान समय में फसल लगाया भी जाता है और फसल काटा भी जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध बोई गई भूमि कहेंगे। तो देख लिए कि कितना भागों में हमारे इस भूमि पर क्या है, बांटा गया है। क्लियर है? कोई डाउट? आगे है बच्चों के भू निम्नीकरण के कारण। भू मतलब भूमि, और निम्नीकरण का मतलब क्या कि उसमें कमी, यानी भूमि में किन किन कारणों से उसकी जो अपनी क्षमता है उस क्षमता में क्या होती है, कमी आती है। उसी को क्या कहते हैं? भू निम्नीकरण कहता है। कहता पेड़ पौधे एवं फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्वों की कमी होना ही क्या कहलाता है? कह रहा है कि पेड़ पौधे एवं फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्व जो मिट्टी में पाया जाता है, जब उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसी मात्रा के कम होने के कारण क्या होता है? भूमि का क्या होता है? निम्नीकरण होता। यानी क्या कि आप में जितना गुण है उस गुण में क्या आ गई? कमी आ गई। तो कमी आने का काम क्या है बच्चों? कमी ना कोई तो कारण से होता होगा ना। कमी ऐसे तो नहीं होगा, होगा? आज तुम्हारा तबीयत खराब हुआ तो कहीं ना कहीं क्या, तबीयत खराब होने का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई त्रुटि हुई होगी, आपके आंतरिक क्रियाकलाप में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई होगी, या आपके रहन सहन में कुछ ना कुछ आप ऐसा किए होंगे जिसके कारण आपका क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है या जो भी पेड़ पौधा है, वो सभी का सभी कहां से सब कुछ प्राप्त करता है? मिट्टी से ही। तो भाई आप सब दिन उससे लेते हैं, उसको कुछ देते नहीं है, तो क्या उसमें कमी नहीं आएगी? हाँ या ना? आप अपने शरीर से प्रतिदिन काम कीजिए, अब अपने शरीर को ऊर्जा नहीं दीजिए। ऊर्जा का मतलब क्या? भोजन नहीं दीजिए, तो आपके शरीर में क्या आएगा? कमी आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी तरह हमारी धरती जो माँ है, हम उससे तो हर चीज प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी वो आपसे कुछ मांगी है कि तुम हमको दो? और यदि तुम उसमें खाद उर्वरक यदि डालते भी हो बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने लोभ लालच के लिए उसमें डाल रहे हो, वो नहीं मांग रही है। वो तो आपको, आप उपज कर रहे, जिस दिन आपको उपज की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको अपने समझ में आ जाएगा क्या कि अब इसकी मिट्टी की जो क्षमता पहले जो थी वह उसमें क्या हो गई है, अब कमी आ गई है। तो फिर से आप उतना उत्पादन के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं, जिससे फिर से क्या हो सके, मिट्टी की पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके और अच्छा फसल उत्पादन हो सके। इसी के लिए ना, नहीं तो आज तक हमसे मांगी है धरती माँ कि हमको तुम पानी दो, है खाद दो, बीज दो, वो हम अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए सब कुछ उसमें क्या करते हैं, डालने का काम करते हैं। कहते कि इसके कई कारण हैं, जैसे खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, हाँ, उसके बाद है औद्योगिक प्रदूषण और वनोन्मूलन। तो इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। कहता कि खनन क्या होता है बच्चों, समझिएगा। कहता कि खनन के पश्चात खाद्यान्नों को कचरों के साथ छोड़ दिया जाता है। खन लिया, जैसे अभी देखते हैं ना, कहीं कहीं मिट्टी काटता है ट्रैक्टर वाला, जेसीबी वाला, मिट्टी काट लिया छोड़ दिया वहीं पर, वैसा ही छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है कि नहीं है? वहां पर क्या करेगा, कचरा भर देगा, कचरा फेंक देगा। जैसे अभी निर्मली शहर में फेंकता है, कचरा फेंकता है ना, तो वो भूमि को क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है। कचरा क्या होता है, हम लोग जो खाते हैं और इर्द गिर्द क्या करते हैं, फेंक देते हैं। कुरकुरे खाएं, भुजिया खाएं, यानी विभिन्न प्रकार के वस्तु जो हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में खाते हैं, और उसका पॉलीथीन को क्या कर देते हैं, कहां पर फेंक देते हैं, भूमि पर। तो भूमि प्रदूषित होती है कि नहीं होती है? क्या हमको फेंकना चाहिए?
हमको उस कचरा को उस स्थान में फेंकना चाहिए जहां पर उसको फेंकना चाहिए। आप डस्टबिन रखिए, उसमें रखिए, और जब समय पर आता है कचरा वाले तो उसको दे दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी भी भूमि से सब कुछ प्राप्त करते हैं और उसी भूमि को क्या करते हैं हम लोग, गंदा करने का काम करते हैं। तो क्या हमारी सोच सही है? अब विदेश में चले जाइए, क्या कहते हैं, कुवैत सब में, अमेरिका सब में, वहां पर आप कचरा फेंक दीजिएगा बच्चों। दुबई सब में, दुबई सब के ऐसा कानून है कि यदि आप कचरा फेंक दिए तो आपको फाइन लग जाएगा। तब ना वहां का देश क्या इतना साफ सुथरा है, पूरा साफ सुथरा, कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, एक भी कचरा नजर नहीं आएगा, पन्नी तन्नी फेंका हुआ। क्योंकि वहां का जो अथॉरिटी है, वहां का जो देश का कानून व्यवस्था है, वहां पर क्या है, काफी टाइट है। और यहां पर तो कानून बनता है भारत देश में, क्या जानते हो, तोड़ने के लिए कानून बन गया, लेकिन उसका सही से पालन नहीं हो पाता है। सबके घरों में सरकार के द्वारा डस्टबिन दिया गया है, 2-2 डस्टबिन दिया जाता है, एक गीला के लिए, एक सूखा के लिए, लेकिन फिर भी लोग सुधरता नहीं है। उस डस्टबिन में क्या करेगा, चावल रखेगा और आटा रखेगा। हाँ, उस डस्टबिन का उपयोग नहीं करेगा, किसके लिए, कचरा को रखने के लिए। तो हमारी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, फिर भी हम क्या करते हैं, भूमि को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो वही कहा था यहां पर कि जिससे जब वर्षा होती है तो तेज हवा चलती है और यह कचरा बहकर भूमि में फैल जाता है और भूमि को क्या करती है, प्रदूषित करती है, जिससे भूमि क्या हो जाता है, निम्नीकृत। यानी निम्नीकृत का मतलब क्या, कि उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। फिर है अतिचारण। अतिचारण तो समझते हैं, अब कहीं पर पूरा झुंड का झुंड गाय चरा रहे हैं, तो झुंड का झुंड जब गाय चराइएगा बच्चों, तो गाय भैंस जब चराती, मवेशी जब चरती है, तो वो अपने साथ क्या होता है कि पूरा उस जड़ को, घास के पूरा जड़ को क्या कर लेती है, खींच लेती है। और जब खींच लेती है तो उसका जड़ का मिट्टी से पकड़ क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और इसी कमजोर के कारण क्या होता है, मृदा अपरदन होती है। मृदा अपरदन समझते हैं ना, मिट्टी का कटाव। तो मृदा का अपरदन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक वायु माध्यम से और दूसरा क्या होता है, जल के माध्यम से। तो देखते होंगे कि आप लोग सुनते हैं कि बाढ़ में वहां का बांध कट गया। तो बांध कट गया का मतलब क्या, वहां का मिट्टी कट गया, यानी मृदा अपरदन हो गया। और दूसरा आप लोग देखते होंगे कि जैसे आंधी तूफान आता है तो अपने साथ धूलकण भी लेकर के आता, नहीं आता लेकर के, तो वो हवा माध्यम से हुआ, यानी एक जगह का मिट्टी दूसरी जगह चला जाना। तो समझिए, कहता कि पशुओं द्वारा एक ही स्थान पर चरने से घास की जड़ें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे भारी वर्षा एवं तेज हवा आने से मृदा अपरदित हो जाती, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। किसके माध्यम से, हवा और जल के माध्यम से। तथा अत्यधिक पशुचारण भूमि निम्नीकरण का क्या कारण बनता है। कहता है कि अति जो चारण कीजिएगा, तब तो बताए ना कि जो घास चरती है तो वो क्या होता है, जड़ के साथ उखाड़ लेती है, उसका क्या होता है, मिट्टी से ढीला, उसका पकड़ क्या हो जाता है, ढीलापन हो जाता है। और जब ढीलापन होगा तो मिट्टी ऊपर में रहेगा, तो पानी की धारा आएगी बहा करके ले जाएगी, हवा की धारा आएगी, हवा उस मिट्टी के कण को क्या होगा, उड़ा करके लेके चला जाएगा। इसलिए ना गर्मी के मौसम में बच्चों आप लोग देखते होंगे कि जब बालू रखते हैं ना, तो बालू को क्या करते हैं, चारों तरफ से ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में आंधी आती है तो वो अपने साथ उस बालू के कण को भी क्या करती है, उड़ा करके लेके चले जाती है, जिससे आपकी बालू की जो जितनी आपने रखा था उसकी मात्रा में क्या हो जाती है, कमियां। उस कमी से बचने के लिए क्या किया जाता है, बालू को ढक दिया जाता है। देखते हैं ना, आंधी तूफान गर्मी के मौसम में आता है कि नहीं आता है। फिर है अति सिंचाई। अब खेत में जितना पानी चाहिए उतना ही दीजिएगा ना, और उसे ज्यादा दे दीजिएगा तो क्या उसमें फसल होगा फसल? क्योंकि मान के चलिए आप जिस फसल को पानी ज्यादा चाहिए उसी फसल में पानी डाल सकते हैं, और उसमें भी जितना चाहिए उससे अधिक दे दिए तो फसल बर्बाद होगा कि नहीं होगा। जैसे इस बार अपने लोग के क्षेत्र में हुआ, धान बहुत अच्छा था और लास्ट समय में क्या हो गया, बारिश हो गई, तो हम लोग के एरिया का क्या हो गया बच्चों,
धान बर्बाद हुआ कि नहीं? ऐसा मुसीबत आया कि खेत में पानी था और धान पका हुआ, तो लोग आधा से ही क्या किया, उसको काट काट करके क्या किया, अलग किया। कितना किसान को नुकसान हुआ। मंजा सही से नहीं आया, मंजा का मतलब वजन सही से नहीं पूरा, यानी क्या उत्पादन दर क्या होगी, कम हो गई। तो कहता कि अधिक सिंचाई करने से भूमि सूखती नहीं है और न ही उस पर ठीक से जुताई हो पाती है, जिससे मृदा क्या होती है, निम्नीकृत हो जाती है और इसे जलाक्रांता भी कहा जाता है। यानी क्या कि मिट्टी में अधिक यदि जल आप पटा रहे हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, जलाक्रांता भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए आगे। अब है औद्योगिक प्रदूषण। तो बच्चों जानते ही हैं कि जितना भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री है उसका जो कचरा है वो किसी न किसी माध्यम से, नाला के माध्यम से पानी में मिलते हुए फिर क्या होता है, पानी कहाँ बहती है, मिट्टी पर ही ना, भूमि पर ही बहती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो प्रदूषित करता है। जिस क्षेत्र में देखते होंगे कि सीमेंट का फैक्ट्री होता है बच्चों, वहां पर धूल कण उड़ता है कि नहीं उड़ता है? क्योंकि वहां पर तो क्रशर होता है ना, क्योंकि आप जानते हैं ना कि सीमेंट जो बनता है बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है ना। उसमें कैल्शियम दिया जाता है, डोलोमाइट दिया जाता है। हाँ, डोलोमाइट का होता है, पहाड़ होता है, उसको क्रशर करके यानी तोड़ तोड़ के, जैसे गेहूं से हम लोग कैसे आटा बनाते हैं ना, तो मशीन में देके पीसते हैं ना उसको। तो देखते हैं कि जहां पर मशीन पीसते रहता है वहां पर गेहूं का कण, मतलब आटा का कण क्या रहता है, बिखरा हुआ। तो उसी तरह जिस क्षेत्र में होता है ना, उस क्षेत्र में क्या होता है, उसका धूल कण क्या होता है, अगल बगल के क्षेत्रों के खेतों में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, भूमि वहां की क्या हो जाती है, निम्नीकृत, मतलब क्या, वहां पर फसल अच्छा ढंग से, क्यों, क्योंकि जब परत बढ़ जाएगी, सीमेंट की परत क्या होती है, जम जाता है, वो पानी को अंदर जाने ही नहीं देगा। तो जब पानी को अंदर नहीं जाने देगा तो क्या उस मिट्टी में फसल होगा। कहते हैं कि उद्योगों से निकलने वाला कचरा नालियों के द्वारा नदियों और भूमि में क्या हो जाता, फैल जाता, जिससे भूमि क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इससे भी भूमि निम्नीकरण का कारण ये भी बनता है। फिर है आगे वनोन्मूलन। वनोन्मूलन तो जानते हैं कि वृक्षों की कटाई को ही क्या कहा जाता है, वनोन्मूलन। और अत्यधिक देखिए ना कि वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है, ये मानव की क्या पेटी नहीं भरना। हाँ, लालसा कभी भी बंद नहीं होता है। एक से एक फर्नीचर बनाता है बच्चों। फर्नीचर कहां से बनता है, फर्नीचर समझते हैं ना, लकड़ी का सामान, टेबल कुर्सी, बेंच डेस्क, पलंग, सोफा सेट, विभिन्न प्रकार की है, लकड़ी से बनता है। तो बच्चों वो उस लकड़ी को बनाने के लिए, मान के चलो वो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी तो कहीं से कहीं चाहिए, तो कहां से लाएगा, कहीं ना कहीं वृक्षों की कटाई तो करेगा। और जब वृक्षों की कटाई होती है, वृक्ष तो लगाता है नहीं। अब वृक्ष आप काट रहे हैं, पहले एक वृक्ष काटने से पहले कम से कम 3 वृक्ष लगा दीजिए बच्चों, तब एक वृक्ष को काटिए, क्योंकि उस वृक्ष को लगाने से उसको उतना बड़ा होने में समय लगेगा। तो समझिए क्या कहता है, कहता है शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण वृक्षों का कटाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब नया नया शहर बनाना है। पहले जैसे हम लोग के निर्मली में बच्चों जंगल हुआ करता था उस साइड में, अब कहीं पर जंगल दिखाई देता है। जंगल का मतलब क्या कि वहां पर पेड़ों की संख्या क्या थी, पहले अधिक थी। अब कहीं पर भी आपको पेड़ निर्मली के किसी विभाग में दिखाई नहीं देगा। लोगों का आवागमन ज्यादा हो गया, लोग उस पेड़ को काट काट करके क्या करने लगा, घर बनाने लगा। क्योंकि एक छोटा सा शहर है, सभी लोग चाहते कि हमको थोड़ा सा आधुनिक युग का क्या कुछ लाभ मिले, सुविधा का लाभ मिले। सभी पेरेंट्स चाहते क्या कि अपने बच्चों को शहर में रख करके पढ़ाने का काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जमीन खरीदेगा, घर बनाएगा। तो जो जिस जमीन पर पहले पेड़ पौधा था उसको क्या किया, काट दिया, घर बना दिया, तो उसको शहरीकरण हो गया। नया नया फैक्ट्री लगाना है, तो फैक्ट्री तो ये है नहीं कि 1 कट्ठा में फैक्ट्री लगता है, 1 कट्ठा फैक्ट्री लगता है। फैक्ट्री के लिए क्या मतलब क्या, बहुत ज्यादा जमीन की क्या होती है। तो उस क्षेत्र में जितना भी पेड़ पौधा हो सबको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तभी ना बड़ा सा औद्योगिक लगेगा। वृक्षों का कटाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण मृदा अपरदन की समस्या सामने आई है। क्योंकि पेड़ पौधे अपने जड़ों से भूमि को पकड़ कर रखते, क्योंकि जानते हैं ना कि पेड़ पौधा का जो जड़ होता है वो काफी अंदर गहराई तक क्या रहता है, घुसा हुआ, जो मिट्टी को क्या होता है पूरा कस करके पकड़े हुए रहता है।
साथ ही इनकी पत्तियां भूमि में मिलकर भूमि को क्या करती है, उर्वरक बना, जैविक खाद बनता है ना। जब पौधा का पत्ता गिरेगा, वर्षा होगी, सूखेगा, सड़ेगा, गलेगा, तो मिट्टी में क्या होगी, उसकी उर्वरा शक्ति को क्या करेगी, बढ़ाएगी। जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, आज तक हम लोग किसी पौधा को गए कभी खाद डालने के लिए, आम के पेड़ में कभी गया खाद डालने के लिए, क्यों नहीं डालते हैं? कभी लीची के क्या है डालने के लिए बागान में? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर स्वयं ही उर्वरा शक्ति, उर्वरक क्या हो जाता है, मतलब खाद, जैविक खाद बना। क्योंकि हर एक साल क्या होता है, पत्ता गिरता, बारिश होती है, वो सबता है, उसी में मिट्टी में मिल जाता है। तो वही कहता है कि उर्वरक बना देती है, परंतु वृक्षों के कटाव से भूमि निम्नीकरण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी दिन प्रतिदिन जो आप जो भूमि, बड़े बड़े पेड़ों की जो कटाई कर रहे हैं, उससे भूमि निम्नीकरण की क्या, भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या, कि भूमि का जो गुण था उस गुणता में क्या आई है, कमी आई है। रहने दीजिए बच्चों आज तक। आज का इसी टॉपिक पर क्या करते हैं आप लोग का समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। चलिए।